इलेक्शंस के चौथे दिन ही कह दें कि ये पार्लियामेंट इररेलेवेंट है, लेकिन पार्लियामेंट को मैं इररेलेवेंट कह चुका हूं। अब आने वाले दिनों में हर गुजरता दिन आपको नजर आएगा कि पार्लियामेंट एक गालियां देने का फोरम रह गया है, जिसपे सिर्फ एक तरफ से गालियां, दूसरी तरफ से गालियां, इधर से गालियां, उधर से गालियां, इधर से उधर से। और अब इररेलेवेंट नहीं रही पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट एक बोझ बन रही है रियासत में, इंतहाई माजरत के साथ। ये पार्लियामेंट इसलिए बोझ बन रही है, जिसको देखो मतलब वो एक आपको ऐसा लगेगा छोटे से एक बिल्कुल दायरे के अंदर मौजूद है, जहां उसको अपनी जात और अपनी शख्सियत या अपनी पार्टी नजर आ रही है, अपने मफादात नजर आ रहे हैं, लेकिन उसको रियासत नजर नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा, अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर आम तरीन बातें क्या हो रही हैं? आम तरीन जो बराह रास्त इमरान खान साहब या इस पूरे निजाम के ऊपर, मैं तो निजाम पे सवाल उठाता हूं ना कि क्या ये निजाम, जमहूरियत पे नहीं, क्या ये निजाम आगे चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा। मैं हमेशा ये सवाल उठाऊंगा और हर थोड़े दिनों के बाद मैं ये सवाल उठाता हूं, क्योंकि आज जो कुछ हो रहा है कि आपके बाहर के मुल्क क्या लेकर गए थे, क्या बात की थी, प्याला लेके चले गए, ये हो फलां हो धमाकना हो, ये सारा इसलिए कि खित्ते के ममालिक जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाएं और खित्ते के ममालिक फिर ये कहें कि भाई इमरान खान साहब से भी हुकूमत नहीं चल रही। हम एक बात करते हैं, वो बात जो है वो पार्लियामेंट में किस तरह से हो जाती है, कैसे हो जाती है, क्या डिस्कशन हो जाता है, क्या होता है, मतलब ममालिक इस तरह बात तो नहीं करते। सऊदी अरब के साथ आपका मामला था तो वो मामला खामोशी से रियासतें तय करती हैं, लेकिन आपके यहाँ जो पार्लियामेंट में आ जाता है तो फिर कोई गाली दे रहा है, कोई ये किसी को मुझे नहीं पता, किसी को रोका भी जाता है, नहीं रोका जाता, हर एक को छोड़ दिया कि जिसने जो बोलना है पार्लियामेंट बोले, और उसके नतीजे में ये पार्लियामेंट जो है आहिस्ता आहिस्ता अपनी वक़्त खो रही है, ये मौजूदा पार्लियामेंट। और एहतसाब का जो अमल है वो तेज है। अच्छा, तेज किस तरह से हो गया एहतसाब का अमल? जरदारी साहब को असल जो फंसा गए हैं वो नवाज शरीफ फंसा गए। नवाज शरीफ जहां तक ले गए मामलात को, अब उसके बाद ये सवाल है कि अब देखे ना, नवाज शरीफ साहब के 2 फ्लैटों का मामला और 56 कंपनियां और ये मामला साफ पानी, और ये उधर तो बने बनाए मामलात है ना, उजैर बलोच, ओमनी ग्रुप, ये जाली अकाउंट, ये FIA की रिपोर्टें, ये सारे NRO के मुकदमा, दोबारा अदालत भी एक जगह तक जा चुकी है, तहकीकाती इदारे भी एक जगह। उजैर बलोच, भाई कहां तक उजैर बलोच को आप डब्बे में बंद करके रखेंगे? तो जरदारी साहब को इस बात का इल्म है कि जैसे ही नवाज शरीफ साहब के ऊपर मामला होता है तो जरदारी साहब उसके बाद जरदारी साहब को वो कह रहे हैं मैं जेल में जाने को तैयार हूं। अद्दी परेशान हैं जरदारी साहब, परेशान हैं, गालियां भी दे रहे हैं प्राइवेट निजी महफिलों में, लेकिन लोगों के सामने आके वो एक तरह से सॉफ्ट भी हो गए कि मैं सब लोगों से मिलूं। दोबारा मईशत को तबाह कौन करता था? बदमाशिया। तो आप मनी लॉन्ड्रिंग पे केस लाएं, आप इस पे लाएं और एक दफा साइन ऑफ करें, किस्सों को मुका दें एक दफा। ये जो बड़े बड़े मेगा, जो बड़े बड़े मगरमच्छ है, 150, 200, 250, 500, 1000 जितने भी हैं, एक दफा इनका किस्सा मुका दें, ताकि आपके जो नौजवान है, जो जिनका पाकिस्तान है सारा, वो नौजवानों को आगे कुछ नजर तो आए कि कैसे हमने जाना है, या वो इन्हीं चक्रों में लगे रहेंगे सारी उम्र कि स्टील मिल खा गया कोई, तो पूरे स्टील मिल खा गए, जगाड़ के स्टील मिल को पता ही नहीं, कोई स्टील मिल खा गया, कोई PIA खा गया, कोई वो मेट्रो खा गया, यानी ये नहीं रोटी खा गए, मेट्रो खा गए, स्टील मिल नाश्ते में क्या है, स्टील मिल है, खाने में क्या है, PIA, मतलब अदारे के अदारे खा गए पूरे। रियासत भी बेजार होगी, काफी लोगों को शटअप कॉल जाएगी आने वाले चंद दिनों में, और जो कि आपके मुल्क के अंदर बैठी बदमाशियां भी चाहती है कि हंगामा हो, ठीक है, और उसके नतीजे में हंगामा रहा इतनी ज्यादा हो कि वो जो मैं बात बार बार कह रहा हूं कि एक नई अरब स्प्रिंग, मैं कई दिनों से कह रहा हूं कि वो बाहर के जो ओपिनियन मेकर्स हैं, खासतौर पे मिडिल ईस्ट के, वो बार बार कह रहे हैं कि एक नई अरब स्प्रिंग उठने वाली है, एक नई अफरा तफरी पैदा होने वाली है मिडिल ईस्ट के अंदर, एक नई सूरत हाल पैदा होने वाली है, और तो वो उसकी जद में कहीं जो है वो इतना टिक टिक चलती रहेगी, और उसमें जो है वो पूरी कोशिश होगी कि किसी तरह से इतनी अफरा तफरी फैले कि ये जो बदमाशियां निकल के भाग जाए। अच्छा, लेकिन बदमाशियां ने तो बचना नहीं है, ठीक है। अब असल बात यह है कि बदमाशियां ने बचना नहीं है, रियासत ने आगे जाना है, और उसमें निजाम ने भी चलना है, यानी जमहूरियत ने भी चलना है, लेकिन इनकी पूरी कोशिश है कि निजाम साथ गिर जाए। हम जाते हैं तो निजाम को भी साथ गिरा जाए, हुकूमत को भी गिरा जाए, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में चल रहा है एहतसाब, और जो बड़ी शख्सियात जो हैं उनको यकीन हो कि हमने जेल में जाना है। जरदारी साहब ने जो बात की थी ना कि मेरे साथ कोई सबूत नहीं मिलते, जो अकाउंट्स हैं उनका मेरे साथ कोई राब्ता नहीं। पहली बात तो यह है कि बराह रास्त राब्ता उन अकाउंट्स का, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारे का जरदारी साहब के साथ मिल चुका है बराह रास्त। यानी एक जगह होती है ना जहां पर आपने साइन नहीं है, यहाँ साइन नहीं करनी, यहाँ साइन नहीं करनी, लेकिन कुछ ऐसी जगह आ चुकी है जहां पे बराह रास्त जरदारी साहब के की इन्वॉल्वमेंट है। उजैर बलोच जो हैं
वो सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत पाकिस्तानी फौज की तहवील में है। और उजैर बलोच साहब जो हैं वो बाकायदा ये बात बता चुके हैं, JIT वगैरह उनकी जो भी हुई है कि मैंने किसके कहने पे क्या किया, कब्जे, कत्ल गारत, ये सारा वो सारा कुछ मामला। और अदी के साथ उनके जो भी 2013 के बाद 2013 के इलेक्शन में जो टिकट्स थे, उसकी डॉक्यूमेंट, सारी एविडेंस सब कुछ है, वो सारे मामला हैं। लेकिन आर्मी के जो आर्मी वाला मसला है ना, आर्मी के वो कस्टडी में है, वो मामला बहुत खौफनाक, ज्यादा खौफनाक है, क्योंकि उसमें बराह रास्त फिर ये बात सामने आती है कि वो जो हसास इमारत थी, जो बिल्डिंग्स थी और जो शख्सियात थी, उनकी तस्वीरें वो क्यों ले रहे थे और किसके लिए ले रहे थे। और यहां पर कहीं जाके कुलभूषण यादव का कनेक्शन बनता है कि कुलभूषण यादव जहां से गिरफ्तार होता है, जहां से रोड क्रॉस करता है, फिर वो कराची आता है, फिर वो तो कई साल काम करता रहा। तो अब मसला ये कि वो जो मामला हैं वो बड़े हसास हैं और उनका ताल्लुक करप्शन से भी, उजैर बलोच का ताल्लुक करप्शन से बनता है, उजैर बलोच का ताल्लुक CRPC यानी जराइम की दुनिया से बनता है, कत्ल गारत, ये अरशद पप्पू, फलाना ढिमाकना। लेकिन तीसरा जो कनेक्शन है वो सबसे खौफनाक है, और वो ये कि वो किन कुव्वतों के आलाकार बन के मौसूफ जो हैं वो कोर कमांडर हाउस और बाकी बिल्डिंग्स और ये और वो, उनकी वो तस्वीरें लेते थे और फिर वो उसी मुल्क में भाग गए। वहां से वो मस्कत निकले, मस्कत से वो एक खलीजी रियासत पहुंचे और वहां खलीजी रियासत में फिर ये झगड़ा हो गया कि उनको ईरान लेगा या पाकिस्तान लेगा। दो मुल्कों के दरमियान हाईएस्ट लेवल पे हो गया और फिर उसके बाद उसको वहां रोकने के लिए कि वो पाकिस्तान के हसास अदारे उसको ना उठाए वहां से, उसके चेक बाउंस करवा दिए गए। उसके चेक बाउंस, क्योंकि चेक बाउंस हो जाए तो फिर आप मुल्क नहीं छोड़ सकते, तो उसके चेक बाउंस करवाते गए ताकि मसला उसका सफारती आप अंदाजा लगाएं कि किसी तरह उजैर बलोच पाकिस्तान ना आ जाए। उजैर बलोच को अहम बड़े ओहदों पे बैठी हुई सियासी शख्सियात ने वहां पर उसके चेक बाउंस करवाए कि वो वहां लेकिन उसके बावजूद जो है वो उजैर बलोच पाकिस्तान जो है आ गया। और वो आर्मी एक्ट, अब आर्मी एक्ट के तहत क्या मामला सामने आते हैं वो ज्यादा खौफनाक होंगे, वो ज्यादा खतरनाक है। जरदारी साहब उसमें हीट महसूस कर रहे हैं, जाहिर है कि वो कह रहे हैं बात, लेकिन ये मामला कैसे वो निपटाते हैं, यानी ये मनी लॉन्ड्रिंग तो एक मामला है ना, दूसरा मामला तो अजीब मामला है, वो तो बहुत ही खौफनाक मामला है। और उसमें उजैर बलोच अगर बताते हैं कि वो मतलब तो कोई तुक नहीं है कि आप तस्वीरें ले रहे हैं, आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, क्यों, किस एजेंसी के लिए, क्या, वो मामला ज्यादा खतरनाक है। और जरदारी साहब बज़ाहिर यकीनन जाहिर है कि अपने लोगों के दरमियान बैठे हैं और वो नैब की तरमीम होंगी, ये होगा वो होगा, सारा वो किस्सा पारीना हो गया, कोई नैब दरमियान में कोई तरमीम वरमीम का किसी को शौक नहीं है, ना कोई इस वक्त है, अब तो ये हफ्तों दिनों की बात है ना, देखें। और उसमें जरदारी साहब अब हीट महसूस कर रहे हैं और ये सारी बातें कर रहे हैं। अदी यकीनन ज्यादा परेशान है, अदी फरियाल तालपुर साहिबा, क्योंकि उजैर बलोच का ज्यादा वो अदी के साथ तो तस्वीर और बाकी सारा मामला। लेकिन बात सारी ये है कि इसके नतीजे में देखना सिर्फ ये है कि हुकूमत इसको किस तरह संभालती है। मतलब मैंने कहा ना कि जबरदस्त एक कैफियत का नाम है, थोड़ा थोड़ा जिससे मैं भी गुजर रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब कौन क्या हो रहा है, किसको, वो जिन्होंने NRO देना है वो NRO नहीं दे रहे, NRO नहीं हो रहा, ना अंदर हो रहा है ना बाहर हो रहा है। PTI की बहुत सारी शख्सियात, मैं तो कहता हूँ ना, उधर से उधर चले गए तो क्या वो बदमाशी खत्म होगी, बहुत सारे लोग उधर बैठे हैं, जबरदस्त इधर बैठे हैं, एहतसाब हो रहा है कड़ा। जरदारी साहब को किसी, देखिए ये बिल्कुल ओमनी ग्रुप खड़ा हो गया कि असलम मसूद, वो जमीनें पूरी इजाजत मिल गई, पावर मिल गई इदारों को, अब इदारों को पावर दे दी है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि अदारे जब ताकतवर होते हैं ना तो फिर हमारे सियासतदान वो उनको अदारे मजबूत अच्छे नहीं लगते, ठीक है, क्योंकि वो सियासत खिदमत वाली सियासत नहीं हो रही है। एक इमरान को साथ रखें जो कि ड्रीमर है, बाकी अक्सरियत सियासत को खिदमत के लिए हम आके बनाएंगे तो हम लोगों के लिए जो है वो मुफ्त खाना बनाएंगे, ना 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 ना, ये तो सियासत एक बिजनेस है मुल्क में। अब मसला ये है कि अब खित्ते के हालात और वो जो आए हुए सारे, वो उनके काम, उनके धंधे, उनके ये वो कराओ उनके, अच्छा फिर हल्के के लोग उनके पास जा रहे हैं कि भाई आपको वोट दिया था हमने, तो अच्छा वो फिर आगे, लेकिन अदारे अपनी जगह खड़े हो रहे हैं, पुलिस गैर सियासी हो रही है, अदलिया दबाव के बगैर फैसले कर रही है, फौज अपना काम कर रही है। अल्लाह का एहसान है कि इस पूरे बदमाशिया के दौर से तो हम निकल गए और ये एहतसाब का मतलब भागने किसी को नहीं देना। ये मैं बताऊं, अगर NRO नाम की कोई चीज हो गई ना, ये इतने बदमाशिया किसी सियासी शख्सियत का गुजर पे ना दे, ये इतने घटिया और फजूल लोग हैं, ये बदमाशिया जो है,
और ये जाएंगे बाहर, कसमें खा के, कुरान उठा के ये निकल गए, जाके बाहर फिर पाकिस्तान के पास। अब तो जो बाहर बैठे हुए थे मोहतरम बानी एमके, उनको लाने की बातें हो रही हैं।